हाय गाइस, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो इस क्लास में हम लोग देखने वाला है मनी एंड बैंकिंग। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस पीवाईक्यूज सब खत्म करने वाला है। तो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। यहाँ से तुम लोगों का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो एक बार तुम लोगों को कहानी समझ में आ गया और बढ़िया से तैयार कर लिया तो भाई साहब किल कर देगा तुम लोग एग्जाम में। आ रहा है बात समझ में? क्लास चालू करता है। तो देखो, डिफाइन मनी। मनी क्या है? मनी इज एनीथिंग that is generally accepted as a medium of exchange and serves as a measure of value, store of value and standard of deferred payments. तो जब भी मनी से कुछ भी रिलेटेड पूछे तो बस इस बात को याद रखना, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या है ये? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और मनी हमको कैसे हेल्प करता है? इन मेजरिंग ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। नेक्स्ट देखो, व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी। तो पहला क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी फैसिलिटेट्स द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फैसिलिटेट्स मतलब मेक्स इजी। मनी क्या करता है? आसान कर देता है। किस चीज में? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट, मेजर ऑफ वैल्यू। मनी एक्ट्स एज ए स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो दूसरा फंक्शन क्या है? मेजर ऑफ वैल्यू। तो मनी हमको हेल्प करता है इन मेजरिंग द value of goods and services. Next देखो, what is mean by the demand for money? The demand for money refers to the desire to hold money for transactions, precautionary and speculative purposes instead of investing it. तो demand for money क्या है? Desire to hold money for transactions, precautionary and speculative purposes instead of investing it. What are the motives for holding money? तो देखो, पहला क्या है? ट्रांजैक्शन मोटिव, टू मीट डेली एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, प्रिकॉशनरी मोटिव, टू हैंडल अनफोर्सीन इमरजेंसीज। नेक्स्ट, स्पेकुलेटिव मोटिव, टू टेक एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो इसको देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफाइन द सप्लाई ऑफ मनी। द सप्लाई ऑफ मनी इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी, कैश प्लस डिपॉजिट्स अवेलेबल इन एन इकोनॉमी एट गिवन टाइम। तो सप्लाई ऑफ मनी क्या है? इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी। इसके अंदर क्या आता है? कैश प्लस डिपॉजिट्स अवेलेबल इन एन इकोनॉमी एट ए गिवन टाइम। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज M1 इन द मनी सप्लाई? M1 क्या है? M1 इज ए नैरो मेजर ऑफ द मनी सप्लाई एंड इंक्लूड्स करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स इन बैंक्स एंड अदर लिक्विड डिपॉजिट्स। तो ये तीनों चीज कहां आता है? M1 के अंदर आता है। इसको याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज ए सेंट्रल बैंक? ए सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट रेगुलेट्स मनी सप्लाई, इशूज करेंसीज एंड कंट्रोल मॉनेटरी पॉलिसी इन ए कंट्री। एग्जाम्पल, RBI इन इंडिया। तो अपना इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये करता क्या है? पहला बात तो ये एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मतलब सबसे ऊपर जितना भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उन सबसे ऊपर है ये। और ये क्या करता है? रेगुलेट करता है क्या चीज? मनी सप्लाई और इश्यूज करेंसी एंड कंट्रोल मॉनेटरी पॉलिसी। नेम एनी टू फंक्शंस ऑफ ए कॉमर्शियल बैंक। नंबर 1, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक। नेक्स्ट, ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस टू businesses and individuals. Next, what is credit creation? Credit creation is the process by which commercial banks expand money supply in the economy through loans and advances. Define the money multiplier. The money multiplier is the ratio of the total money supply to the initial bank reserves. इसका formula क्या है? Money multiplier is equal to 1 by reserve ratio. Demonetization. Demonetization is the process of invalidating certain currency notes as legal tender, usually to curb corruption and black money. तो next question देखो, explain the functions of the central bank. तो central bank is the apex financial institution that controls and regulates the monetary system of a country. In India, the Reserve Bank of India, RBI, is the central bank. इसका फंक्शन क्या है? Number 1, issuing currencies. The central bank has the sole authority to issue currency notes. This ensures uniformity and control over the money supply.
Next, regulating money supply and credit. It controls inflation and liquidity through monetary policy tools like CRR, SLR, repo rate, and open market operations. Next, lender of last resort. It provides emergency financial assistance to commercial banks in times of crisis. This prevents banking system failures. Next, maintaining foreign exchange reserves. It manages the country's foreign currency reserves and exchange rates, ensures stability in international trade. तो conclusion देखो, the central bank plays a crucial role in maintaining financial stability and controlling inflation, making it the backbone of country's monetary system. तो पहला फंक्शन क्या है? इशूइंग करेंसी। तो कंट्री के अंदर सिर्फ इसी को हक है करेंसी इशू करने का। नेक्स्ट, रेगुलेटिंग मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। तो इकोनॉमी के अंदर कैसे और कितना मनी सप्लाई होना चाहिए, ये सब मैनेज कौन करता है? सेंट्रल बैंक। और कैसे करता है? इसके पास कुछ मॉनिटरी पॉलिसीज है जिसके अंदर CRR, SLR, रेपो रेट एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन, इन सब टूल से वो क्या करता है? मनी को सप्लाई करता है, क्रेडिट को कंट्रोल करता है जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। अब जितना भी कॉमर्शियल बैंक्स है वो सब कभी कभी अगर दिक्कत में आ गया तो उनको हेल्प कौन करता है? सेंट्रल बैंक, जिससे जो बैंकिंग सिस्टम है वो फेल ना हो। नेक्स्ट, मेंटेनिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो हर एक कंट्री को फॉरेन करेंसी रिजर्व्स मैनेज करना होता है और ये किसका काम है? सेंट्रल बैंक। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसको देखना बढ़िया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन द क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस बाय कॉमर्शियल बैंक्स। तो देखो क्रेडिट क्रिएशन कैसे किया जाता है कॉमर्शियल बैंक्स के द्वारा। द क्रेडिट क्रिएशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच कॉमर्शियल बैंक्स क्रिएट मनी इन द इकोनॉमी बाय एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड गिविंग लोन्स व्हाइल कीपिंग ए फ्रैक्शन एज रिजर्व्स। अब आगे देखो, ये जो क्रेडिट क्रिएशन का जो प्रोसेस है वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले ए पर्सन डिपॉजिट्स 10,000 इन ए बैंक। आगे, द बैंक कीप्स ए रिजर्व रेशियो, मान के चलो 10%, एंड लेंड्स द रिमेनिंग अमाउंट। तो हुआ क्या, मान लो तुम है अपना बैंक में 10,000 रुपए जमा कर दिया, तो बैंक क्या करता है, इसमें से 10% मान के चलो, 10% मतलब 1,000 रिजर्व में रख लिया, बचा कितना? 9,000। तो ये 9,000 क्या किया, ये किसी को लोन पे दे दिया बैंक वाला, समझ रहा है? 10,000 इसको मिला डिपॉजिट का, उसमें से 1,000 रुपए अलग से रिजर्व में रख दिया 10%, और बाकी का पैसा ये लोन में चढ़ा दिया। अब क्या होगा, अब ये जो पैसा जिस इंसान को मिला वो क्या करेगा? खर्च करेगा, और वो पैसा कहां जाएगा? किसी और बैंक में चला जाएगा। कहां गया? किसी और बैंक में चला गया। अब वापस से इसमें से 10% मतलब 900 रिजर्व में चला गया, बचा कितना? 8,100। ये पैसा वापस से बैंक किसी और को लोन दे दिया। आ रहा बात समझ में? फिर से ये आदमी खर्च कर दिया और ये पैसा किसी और बैंक में चला गया, 8,100। इसमें से वापस से 10% हम लोग रिजर्व में डाल दिया और बाकी का पैसा लोन में चढ़ा दिया। समझ रहे? देखो ये 10,000 ही घूम रहा है, इधर से उधर घूम रहा है। तो इससे क्या होता है? क्रेडिट क्रिएशन होता है। आ रहा बात समझ में? तो ये एक प्रोसेस है जिससे जो पैसा है वो मल्टीप्लाई होता है और क्रेडिट क्रिएशन होते जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सेकेंड प्रोसेस में, पहले तो तुम 10,000 जमा किया था, उसमें से बैंक वाला 10% रिजर्व रख लिया और बाकी का पैसा लेंड कर दिया, मतलब लोन पे चढ़ा दिया। उसके बाद लोन एंड सेकेंडरी डिपॉजिट, द बैंक लेंड्स 9,000, 10,000 में से 10% काटने के बाद 9,000 चढ़ा दिया। उसके बाद द बोरोवर स्पेंड दिस एंड इट गेट्स डिपॉजिटेड इन अनदर बैंक। अब ये जो पैसा है 9,000 ये किसी और बैंक में चला गया। मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट, दिस प्रोसेस रिपीट्स मल्टीपल टाइम्स इंक्रीजिंग द टोटल मनी सप्लाई। ये जो प्रोसेस है ये चलते रहता है और इससे क्या होता है? इंक्रीजिंग द टोटल मनी सप्लाई। अब देखो फॉर्मूला फॉर क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला भी देख लो। टोटल मनी सप्लाई इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट इनटू 1 बाय रिजर्व रेशियो। तो इसका बोलने का मतलब ये है कि अगर हम लोग इनिशियल डिपॉजिट कितना था? 10,000 और रिजर्व रेशियो कितना है? 10%। तो टोटल
क्रेडिट कितना हो गया 1 लाख। समझ रहा है? अगर 10,000 को तुम 1/10% करेगा तो कितना होगा 1 लाख हो जाएगा। कैसे 1 लाख? 10,000 इंटू 1 बाय रिजर्व रेशियो कितना है 10%, मतलब 10,000 इंटू 1 बाय, तो ये कितना होगा 0.1। तो इसको तुम इंटू करेगा तो 1 लाख हो जाएगा। इसका बोलने का मतलब ये है कि अगर तुम 10,000 रुपया जमा करता है तो वो जो पैसा है वो 10 गुना हो जाएगा। कैसे? इस प्रोसेस से। इसी को बोलता है हम लोग क्रेडिट क्रिएशन। कंक्लूजन देखो, थ्रू क्रेडिट क्रिएशन कॉमर्शियल बैंक इंक्रीज द मनी सप्लाई हेल्पिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। हाउएवर एक्सेस लेंडिंग कैन कॉज इन्फ्लेशन। तो इस तरीके से सारा ये प्रोसेस चलता है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द मनी मल्टीप्लायर। तो देखो क्या होता है ये। द मनी मल्टीप्लायर इज द प्रोसेस बाय व्हिच कॉमर्शियल बैंक्स क्रिएट मनी इन द इकोनॉमी बाय लेंडिंग deposits while keeping a fraction as reserves. It shows how an initial deposit leads to multiple expansions of the money supply. इसका फॉर्मूला क्या है? मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 बाय रिजर्व रेशियो। Whereas रिजर्व रेशियो क्या है? The percentage of total deposits that banks must keep as reserve. इसका कैलकुलेशन में देख लो, एग्जांपल डाल देना। If a person deposits 10,000 in a bank and the reserve ratio is 10%, then multiplier is equal to 1 by 0.1 is equal to 10। मतलब ये जो 10,000 है वो 10 गुना हो जाएगा। समझ रहा है? कितना? 10 गुना। तो 10,000 इंटू 10 करेगा तो कितना होगा 1 लाख। तो ये जो 10,000 रुपया है ये कितना टाइम बन जाता है? 10 टाइम। और कितना हो जाता है? 1 लाख हो जाता है। 10 है 10,000 डिपॉजिट लीड्स टू 1 लाख इन टोटल मनी सप्लाई। कंक्लूजन में डाल देना, ए हायर रिजर्व रेशियो डिक्रीजेस द मनी मल्टीप्लायर रिड्यूसिंग मनी क्रिएशन। द मनी मल्टीप्लायर प्लेज ए की रोल इन एक्सपांडिंग क्रेडिट एंड इन्फ्लुएंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये परसेंटेज जितना ज्यादा होगा उतना ही मनी मल्टीप्लायर कम होगा। समझ रहा है? क्यों? क्योंकि तुम 10,000 रुपया जमा किया बैंक में तो क्या हो रहा है, इसमें से कुछ पैसा बैंक वाला अपने पास रिजर्व में रखता है और बाकी का पैसा लोन में चढ़ा देता है। तो ये जितना कम करेगा, मान लो ये 500 कर दिया तो इधर तो ज्यादा होगा ना पैसा देने के लिए। समझ रहा है? तो रिजर्व रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना ही कम मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरीके से ये मनी मल्टीप्लायर काम करता है। इसको जरूर देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। व्हाट इज डिमोनेटाइजेशन? डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पैक्ट। डिमोनेटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिक्लेयरिंग certain currency notes invalid as legal tender. It is done to curb black money, control inflation, and promote digital transactions. Example, on November 8, 2016, the Indian government demonetized 500 and 1000 notes, replacing them with new currency. इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है डिमोनेटाइजेशन का? Curbing black money to remove unaccounted wealth and tax evasion. Next, eliminating fake currency to reduce counterfeit notes in circulation. Next, promoting digital payments to encourage cashless transactions. Next, controlling inflation to restrict excess money supply in the economy. Next, preventing terror funding to cut illegal फंडिंग सोर्सेस फॉर अनलॉफुल एक्टिविटीज। तो ये सब क्या है? ये सब ऑब्जेक्टिव्स है किस चीज का? डिमोनेटाइजेशन का। उसके बाद देखता है इम्पैक्ट। तो पहले हम लोग पॉजिटिव इफेक्ट देखता है कि इससे बढ़िया क्या हुआ। इंक्रीज टैक्स कंप्लायंसेस एज मोर पीपल डिक्लेयर देयर इनकम। नेक्स्ट, राइज इन डिजिटल ट्रांजैक्शंस एंड कैशलेस पेमेंट्स। नेक्स्ट, रिडक्शन इन ब्लैक मनी सर्कुलेशन। नेगेटिव इफेक्ट, इसका थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट भी देख लेता है कि इससे क्या खराबी हुआ। शॉर्ट टर्म कैश शॉर्टेज अफेक्टिंग स्मॉल बिजनेसेस एंड डेली वेज वर्कर्स। नेक्स्ट, डिक्लाइन इन इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यू टू रिड्यूस्ड कंज्यूमर स्पेंडिंग। तो देखो पॉजिटिव इफेक्ट क्या है कि टैक्स कंप्लायंस वगैरह इंक्रीज हुआ। क्यों? इससे मोर पीपल डिक्लेयर देयर इनकम। नेक्स्ट, राइज इन डिजिटल ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट, रिडक्शन इन ब्लैक मनी सर्कुलेशन। और नेगेटिव इफेक्ट क्या था? शॉर्ट टर्म कैश शॉर्टेजेस अफेक्टिंग स्मॉल बिजनेसेस एंड डेली वेज वर्कर्स। डिक्लाइन इन इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यू टू रिड्यूस्ड
कंज्यूमर स्पेंडिंग। इसका कंक्लूजन में लिख देना, डिमोनेटाइजेशन इज ए स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टूल दैट हेल्प्स कंट्रोल करप्शन एंड ब्लैक मनी, बट इट ऑल्सो डिसरप्ट्स economic activities in the short term. Proper planning is necessary for smooth implementation. तो इसको देखना पूरा का पूरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो ये था अपना यूनिट 3 मनी एंड बैंकिंग। तो जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता था प्लस पीवाईक्यूज सारा इंक्लूडेड है। तो अब तुम लोगों का काम यहाँ चालू होता है, सारे क्वेश्चंस को समझ लो, हो सके तो कॉपी में नोट डाउन कर लो और एग्जाम में किल कर दो। आ रहा बात समझ में? तो अभी के लिए इतना ही है, चलो बाय बाय।